हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 14 सितंबर 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में आज अपन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये दो आर्टिकल्स हैं, ये दिल्ली राइट्स जो हुए थे, दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनसे रिलेटेड अभी चार्जशीट सबमिट की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल है, ये अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस से रिलेटेड है, जिसमें एक तरफ अब तालिबान है तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके बीच में अभी बातचीत चल रही है, क्योंकि यूएसए अभी जल्दी में है कि कैसे भी करके अफ़गानिस्तान से अपने खुद के जो ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ कर सके, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दबाजी में इसको लेकर के आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, आप देख लेना आपको ठीक लगे तो। ये वाला आर्टिकल है जैसे कि अपन ने कल बात की थी करंट अफेयर में, जिसमें मैंने बताया था कि सितंबर 2020 मतलब सितंबर हर साल 2018 से जो पोषण अभियान शुरू किया गया था, न्यूट्रिशनल मिशन, ठीक है, तो उसके अंडर में ये रिसर्च बताई गई है कि किस हिसाब से इंडिया में सिचुएशन ग्रेव है और किस तरीके से अपन 3 या 4 चीज़ें मेन डिटर्मिनेंट बताती हैं यहाँ पर राइटर्स दोनों मिलके, कि किस तरीके से ये माल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम है इंडिया में उसको टैकल किया जा सकता है। ये वाला आर्टिकल थोड़ा बहुत श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन और श्रीलंकन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रक्स में बता देता हूँ कि जैसे अपने यहाँ पर केशवानंद भारती केस आया था ना 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था, ठीक है, तो ऐसा कोई डॉक्ट्रिन श्रीलंका में नहीं है। तो वहाँ पर अमेंडमेंट बैक टू बैक आते रहते हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड एक आर्टिकल अपन ने पहले बात भी की थी, जो 19th अमेंडमेंट था उसमें एग्जीक्यूटिव्स की पावर को हल्का फुल्का डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी। तो 20th अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि वो 20th अमेंडमेंट जो है वो श्रीलंका में एग्जीक्यूटिव जो है, जैसे कि राजपक्षे ब्रदर्स, एक तरफ तो गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट है और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बन गए महिंदा राजपक्षे। तो दोनों भाई जब आ चुके हैं तो वही फैमिली डोमिनेंस होगी, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स को ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे रिलेटेड आर्टिकल है, एक बार आप देख लेना, बाकी मैंने मोटा मोटा क्रक्स आपको दे दिया है। ये वाला आर्टिकल रिपीट हो रहा है, पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी टाइम लाइन की, किस तरीके से क्वेश्चन करना, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है और किस तरीके से कॉलोनियल एरा में ही इंडियंस को या फिर पार्लियामेंटेरियंस को ये राइट मिल चुका था कि वो एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सके, उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल्स अपन डिस्कस करेंगे, तो एक एक देखते हैं। सबसे पहले द डॉग विसल। अभी दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट सबमिट की है, जिसमें जितने भी पॉलिटिशियंस थे या जिन जिन लीडर्स पे भी सवाल उठाए जा रहे थे कि इनका कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र में इनका हाथ रहा है, उनको फ्री कर दिया गया है। बजाय कि जो चार्जशीट है वो ये डिक्लेयर करती है कि जिन लोगों के अगेंस्ट में ये पूरे राइट्स हुए थे या जो लोग विक्टिम हैं, जिन लोगों ने इन परेशानियों का सामना किया, यहाँ पर इनडायरेक्टली बात की जा रही है मुस्लिम्स की, तो जिन्होंने इस पूरे राइट्स की, इन पूरे दंगों की मार झेली है, उन्हीं को इस चार्जशीट में कहीं ना कहीं अक्यूज्ड घोषित किया गया है। उन्हीं को कॉन्स्पिरेटर मतलब कि षड्यंत्र बनाने वाले, उन्हीं को साबित किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस सही है या गलत है ये तो पता नहीं है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर आ रही है कि ये जो सीताराम येचुरी, इनको फ्री कर दिया गया है। ऐसे ही स्वराज अभियान के लीडर हैं योगेंद्र यादव, इनको भी फ्री कर दिया गया है। ऐसे ही इकोनॉमिस्ट हैं जयति घोष, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दूसरे हैं वो अपूर्वानंद, इनको भी फ्री कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपने इनको तो फ्री कर दिया, बट जो डिस्क्लोजर में स्टेटमेंट दिया गया है ना, उस पर कहीं ना कहीं सवाल आता है। वो ये कि जो 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था पीसफुली, और धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट जो है किसी वजह से एन केन प्रकार वायलेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से 3 स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं चार्जेस का सामना करना पड़ रहा है, वो गलत है, ठीक है। तो यहां पर निंदा करने वाली बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस ने है इनको चार्जशीट से फ्री कर दिया है, जो पॉलिटिशियन, जो लीडर्स थे। दूसरी तरफ इन स्टूडेंट्स ने जो अपने खुद के राइट्स को अपहेल्ड कर रहे थे, उन पे आप सवाल उठा रहे हो। चार्जशीट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक 18 साल के लड़के का मर्डर होता है, ठीक है। अब मर्डर होता है तो इसके बेसिस पे ही इस पूरी चार्जशीट को प्रेजेंट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, कुछ गैप्स आ रहे हैं इस पूरे क्लेम के अंदर, इस पूरी
अगर सीन को अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि आप जो नाम दे रहे हो वहाँ पर किसको विक्टिमाइज कर रहे हो, किसको पीड़ित बता रहे हो, पीड़ित भी तो मुस्लिम ही है, और किसको अक्यूज्ड बता रहे हो वो भी मुस्लिम्स में से उठा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रेव सिचुएशन बन के आ रही है हमारे क्रिमिनल सिस्टम के लिए या पुलिस सिस्टम के लिए बात करें तो। ठीक है, जो लोग अपने खुद के, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, तो उसमें क्या है, रिलीजन को पहली बार सिटीजनशिप बेसिस पे एक क्राइटेरिया डिक्लेयर किया गया था, जिसमें यह था कि हमारे जो नेबर्स हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां के जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज मतलब नॉन मुस्लिम्स जो हैं, अगर उनको इन तीनों देशों में से भगा दिया जाता है, कहीं पे उनके परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो अगर इंडिया में आते हैं तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये है इस एक्ट में। तो यहां पर इस चीज को अगर कन्वर्सली नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो मुस्लिम्स को डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर दिया गया सिटीजनशिप से लेने से। तो इसको मुस्लिम कम्युनिटी ने डिस्क्रिमिनेटरी लॉ की तरह परसीव किया, माना और अपनी ऑपोजिशन रजिस्टर करवा रहे थे। वो फिर धीरे धीरे वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, और उस वायलेंस को जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था उससे लिंक कर दिया जाता है इस चार्जशीट में, जो कि थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर बनता है, टेंशन वाली बात है। ऐसे ही प्रोटेस्टर्स को आप अगर राइटर्स बता दोगे तो किस तरीके से कोई भी अपनी बात को मनवाना या किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में जाना चाहे तो वो कैसे हो सकता है। जैसे कि आर्टिकल 19 है अपना, जहां पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट करना अलाउड है। ठीक है, अगर उन लोगों को आप राइटर्स मतलब एक तरीके से दंगाई घोषित कर दोगे तो वो चीज तो गलत हो जाती है ना। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आप कहीं ना कहीं लॉज को वेपनाइज नहीं कर सकते हो, लॉज को हथियार की तरह यूज नहीं कर सकते हो, जिससे कि आप किसी भी डिसेंटर, जो आप जैसे कि एग्जीक्यूटिव कोई भी कदम उठा रहे हैं और उनके अगेंस्ट में कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो आप उनको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट में है। तो दिल्ली पुलिस ने जो ये इन्वेस्टिगेशन किया है, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वायलेंस हुई थी फरवरी 2020 के टाइम पे, जब डोनाल्ड ट्रंप आए भी थे यहाँ पे इंडिया में विजिट के टाइम पे, तो वहां पर यह बताया गया, दिल्ली पुलिस ने एक चीज बताई है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको डिफेम, मतलब उसको एक तरीके से उनकी डिफेमेशन का मतलब होता है कि आप नाम खराब करो किसी का, ठीक है, उनका नाम खराब करना और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना, उसके लिए एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें बहुत से लोग जो थे इन्वॉल्व थे, इंक्लूडेड थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, और वो प्रोटेस्ट भी किस नाम पे कर रहे थे, मुस्लिम्स के एक्सक्लूजन से, जो सीएए के अंडर में प्रोविजन किया गया है। और साथ में नेशन वाइड एनआरसी, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का जो चल रहा है, एनआरसी का प्रोविजन असम में, तो होम मिनिस्टर ने ये कहा था कि ये अब ऑल थ्रू, मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा दंगा हुआ, ये पूरी जो वायलेंस हुई, उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र के पीछे कुछ लोगों के हाथ थे, जिसमें ये जो मुस्लिम्स के जो इश्यूज हैं उनको उन लोगों ने हाईलाइट किया। कहने का मतलब मुस्लिम्स को वेपन की तरह यूज किया गया। अब आप देखो यहाँ पे कि भाई विक्टिम भी हैं मुस्लिम्स ही हैं, अक्यूज भी मुस्लिम्स ही हैं, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है, यहाँ पर आर्टिकल ये सवाल उठाता है। फिर इसके बाद में जैसे ही आगे टाइम बीतेगा तो चलो एक सिग्नल दे दिया जाएगा, कुछ जो अक्यूज्ड हैं, जिनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा है, जिनके अगेंस्ट में केस चल रहा है, उनको पनिशमेंट दे दिया जाएगा, एक चिलिंग सिग्नल दे दिया जाएगा कि हाँ सारा मामला सेटल आउट हो गया है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हम एस्पायर करते हैं एक इंक्लूसिव इंडिया की, जहाँ पे हर एक सोसाइटी, हर एक सेक्शन को इक्वल राइट्स मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें जो फ्री स्पीच की जो राइट है वो प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट को कोई ओपनली क्रिटिसाइज करता है तो वो भी अपहेल्ड होने की ज़रूरत है। ये हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो लास्ट में आर्टिकल यही कहता है कि ये आज जो ये दिल्ली राइट्स का जो केस है ना, ये एक पिवोटल टेस्ट है, दैट मीन्स एकदम सेंट्रल टेस्ट है दिल्ली पुलिस का, कि वो किस तरीके से इस केस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है इस केस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको हाईलाइट किया जाए, लोगों के सामने खोल के रखा जाए, सच्चाई को सामने लाया जाए। अभी क्या है, एक केस बताया जा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आती रहती है। तो अभी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जो है
वो एक पुलिसमैन, दिल्ली आर्म्ड पुलिस फोर्स के ही एक पर्सनल से क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि 24 साल के एक लड़के जिसका नाम था फैज़ान, उसकी डेथ हुई थी उससे रिलेटेड। और बात ये निकल के आ रही है कि फैज़ान की डेथ इसलिए हुई थी कि कुछ पुलिस पर्सनल्स ने मिलके उस फैज़ान से कहा कि भाई तू नेशनल एंथम गा या फिर वंदे मातरम गा। तो इस तरीके से ये जो प्रेशराइज करना है ये कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा है आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो ये एक स्मॉल स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है इस केस की तरफ अगर अपन देखें जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट अभी दी है। तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की या फिर कोई भी सिटीजन है जिसके खुद के फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, तो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसको एंडेंजर ना होने दे, उसको खतरा नहीं आना चाहिए उनकी जो राइट्स हैं उनको। तो यहां पर एक डिस्टिंक्शन बनाने की जरूरत है कि रूल ऑफ लॉ है यहां पर इंडिया में, ना कि रूल बाय लॉ है। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल भी इसी कंटेक्स्ट में अपन कैरी ऑन करेंगे। हु स्टॉक्ड द एम्बर, किसने आग को भड़काया, ये आर्टिकल है। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा गया हर्ष मंदेर के द्वारा। यहां पर बात आ रही है कि अभी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो आउटब्रेक हुआ था राइट्स का, वायलेंस का, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग नैरेटिव्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब दो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग, एक कुछ और बोल रहा है दूसरा कुछ और बोल रहा है, तो ये दो नैरेटिव निकल के आ रहे हैं, दो स्टोरीज निकल के आ रही हैं। तो वो अपन देखते हैं कैसे निकल के आती है। ये जो आउटब्रेक था ना वायलेंस का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, वो लार्जेस्ट आउटब्रेक था इंडिपेंडेंट इंडिया में। पार्टीशन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम्स के वायलेंस हुए थे, उसके बाद में ये पहला आउटब्रेक था दिल्ली की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली। तो दिल्ली पुलिस ने जो अपनी खुद की एफिडेविट, जिसको अपने चार्जशीट प्रीवियस आर्टिकल में बोला, वो जो सबमिट की है दिल्ली कोर्ट को, वो कहीं ना कहीं एक पिटीशन लगी हुई थी दिल्ली कोर्ट में, उसके लिए चार्जशीट देनी पड़ी थी, सफाई देनी पड़ी थी कि क्या हुआ था, क्या डिटेल है पूरी की पूरी। तो ये जो पिटीशन लगाई हुई है ना हाई कोर्ट में, वो पिटिशनर ये चाहते हैं कि हेट स्पीच किसने भड़काया और किस तरीके से वायलेंस शुरू हुई उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो और उसको पनिश करो। तो उसके रिप्लाई में फिर दिल्ली पुलिस ने ये चार्जशीट, ये अपना एफिडेविट दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट किया है। पुलिस ने ये कहा है कि जो वायलेंस के एपिसोड्स हुए हैं ना, जो भी दंगे हुए थे उनके जो एपिसोड्स थे, वो कहीं ना कहीं एक झटके में या एक मोमेंट में नहीं इंस्टिगेट हुए हैं। यहां पर कहीं ना कहीं पीछे एक केयरफुल इंजीनियर्ड मिस्चीवियस एलिमेंट्स थे। कहने का मतलब जिन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी चाल बनाई और वो चाहते थे कि कैसे भी करके वायलेंस को भड़काई जाए, ये दिल्ली पुलिस ने कही है। जिनका जो भड़काने वाले थे उनका एक मोटिवेटेड एजेंडा था, जिसका टारगेट यह था कि कैसे भी करके सोसाइटी में डर फैलाया जाए, लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए कि भैया आप इनसिक्योर हो इस सोसाइटी में, और सोसाइटी में अगर इनसिक्योर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में दंगे भड़केंगे, तो फिर उसके बाद में जो दिमाग थे, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की है इसके पीछे की दंगे की, वो अपने हाथ में कानून को लेना चाहते थे और वायलेंस भड़काना चाहते थे। इन शॉर्ट इंस्टेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे थे एनवायरमेंट में। दिल्ली पुलिस ने ये बात कही। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि वो कहीं ना कहीं सेसेशनिस्ट टेंडेंसी के थे। सेसेशनिस्ट टेंडेंसी का मतलब खुद को सेपरेट करने की, ठीक है, आप अलग होने करके, या डिवीजन वाली जो एटीट्यूड आती है ना, उस तरीके की टेंडेंसी थी। वो ऐसे मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते थे जिससे कि एक रिबेलियन हो, एक विद्रोह हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, जहां पर हथियारों का काम यूज लिया जाए और फिर एक अपना खुद का कम्युनिटी आइडेंटिटी को अपहेल्ड करे, अपने खुद के जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करे। इन सारे चीजों को अगर देखें तो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग जो चार्जशीट में डिक्लेयर किया गया वो ये था कि एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स लाई जाए मुस्लिम्स के बीच में और उनका यूज किया जाए गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में, मतलब उनमें गवर्नमेंट में अस्थिरता लाने की कोशिश की जाए मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को और फीलिंग्स को एंटी गवर्नमेंट बना करके। ये बात बोली गई है पुलिस के द्वारा। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे गुत्थियां उलझी हुई दिखती है, इंटरवोवन स्ट्रैंड्स दिखते हैं, बहुत सारी उलझी हुई गुत्थियां दिखती हैं जब ऑफिशियल वर्जन्स को देखा जाए, क्योंकि अपने को पता है कि जो इस पूरे वायलेंस को अगर अपन रिलेट करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स
और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इससे रिलेटेड तो प्रोटेस्ट थ्रू आउट कंट्री ऑलरेडी चल रहे थे। यहां पर अगर अपन पुलिस का जो पॉलिटिकल व्यू जहां पर दिख रहा है कहीं ना कहीं, वो ये चीज दिखाई जा रही है कि मुस्लिम्स के दिमाग में डर बैठाया जाए, उनको धमकाया जा रहा था इस वजह से। तो ये सजेस्ट ये किया जा रहा है कि मुस्लिम्स को मिसलीड किया गया इस पूरे सिनेरियो में, मुस्लिम्स को मिसलीड किया है इस पूरे सिनेरियो में। बट राइटर यहां पे ये बोल रहे हैं ये जानबूझ के मिस इंटरप्रीट किया गया है, इसको सही से समझा नहीं गया है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में तो नेशन वाइड ऑलरेडी मूवमेंट चल रहा था। आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में पर्टिकुलरली चल रहा है और उसी की वजह से फिर बाद में ये वायलेंस आउटब्रेक हुआ। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जिन लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिया है तो वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इसका न तो कोई लीडर था कि जिससे आप किसी को ये बोल सको कि हाँ वो अपने खुद के मोटिव को अचीव करने के लिए मुस्लिम्स को भड़का रहे थे। ये तो पूरा डिसेंट्रलाइज था, थ्रू आउट कंट्री ये ऑब्जेक्शन चल रहा था। ये तो स्पॉन्टेनियसली बढ़ा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ा है और मोस्ट पीसफुली लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो उनके हाथों में गांधी की, अंबेडकर की फोटो थी, वो शांति से बैठे हुए थे। ये चीज़ बताई जा रही है। ये चीज़ जो अभी जो चार्जशीट आई है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि चार्जशीट में पुलिस ने कुछ और ही बताया है कि वायलेंस को क्रिएट करने के लिए लीडर्स ने अपनी खुद की जो मोटिव थे, हिडन मोटिव थे, उनको इम्पोज करने की कोशिश की है, उनको लगाने की कोशिश की है। बट रियलिटी कुछ और ही है, राइटर ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। तो जो चार्जशीट आई है वो ये क्लेम करती है कि भाई जो लैंग्वेज ऑफ पीस है, नॉन वायलेंस की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की जा रही है कि हम संविधान की सीमा के अंतर्गत ही हम हमारे डिसेंट को शो करेंगे, वो तो केवल चेहरा ही है। चार्जशीट ये बोलती है केवल चेहरा ही है। असलियत तो ये है कि कैसे भी करके सेसेशनिस्ट प्लान जो हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट वाला एटीट्यूड होता है, साउथ इंडिया के अंदर देखें तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम हमारा अलग से द्राविड कंट्री अलग से बना लें। तो इस तरीके की वो टेंडेंसीज होती हैं जो अपने रीजन को सेपरेट करना चाहते हैं आइडेंटिटी बेसिस पे। तो चार्जशीट ये बोलती है कि भाई जो रियल में डेमोक्रेटिक एथोस है ना, पीसफुली प्रोटेस्ट करना, नॉन वायलेंट वे में काम करना, कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द ही अपनी रिक्वायरमेंट को या अपने ऑब्जेक्शन को रजिस्टर कराना, वो तो केवल चेहरा था। रियलिटी तो सेसेशनिस्ट प्लान था जिसका अल्टीमेट टारगेट था कम्युनल वायलेंस को बढ़ाना। और वो भी तब जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए और उसमें टारगेट ये था कि ये वायलेंस अगर आउटब्रेक होता है, कम्युनल वायलेंस इंडिया में आता है, तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन में कहीं ना कहीं मिट्टी हो जाए। ये चार्जशीट में बताया गया। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये आता है कि आर्म्ड रिबेलियन जो था वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए था, उखाड़ के फेंकने के लिए था। तो दिल्ली पुलिस ने जो कुछ भी ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स में ये भी बताया है कि भाई दिल्ली पुलिस ने खुद ने भी इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्ट्रेंट को फॉलो किया। दैट मीन्स कि जल्दी से दिल्ली पुलिस इस मैटर में नहीं कूदी, क्योंकि पीसफुली चल रहा था तो ज़्यादा कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी किया तो फेयरनेस का साथ लिया है, बायसनेस नहीं दिखाई, और फर्मनेस भी कि कैसे भी करके मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए। तो ये सारी चीज चार्जशीट में बताई गई। तो यहां पर एक नैरेटिव रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि रिपीटेड है आइडेंटिकल लैंग्वेज में, सेम लैंग्वेज में, चाहे दिल्ली पुलिस दे, चाहे रूलिंग पार्टी जो है सेंटर में उनके स्टेटमेंट्स देखे जाए, या फिर जो इंडिविजुअल्स रूलिंग पार्टी और अलाइड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करें उनकी लैंग्वेज देखें, या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसकी लैंग्वेज देखें। इन सब की लैंग्वेज कहीं ना कहीं आइडेंटिकल निकल के आती है कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसको वायलेंट कर दिया गया टू ओवरथ्रो द रूलिंग पार्टी फ्रॉम द रूल। ठीक है, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। साथ में पुलिस के अलावा मीडिया ने भी जो स्टेटमेंट दिए हैं, मीडिया ने जो स्टेटमेंट दिए ना, वो बेसिकली इनएडमिजिबल है एविडेंस के तौर पे कि हाँ कोर्ट में ले जाकर के नहीं बताई जा सकती। मीडिया तो कुछ भी बात को अपने हिसाब से आइडिया लगता है और उसको बोल देते हैं। तो मीडिया ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि कुछ रेस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स जो है ना, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर अपूर्वानंद और एक यंगर एक्टिविस्ट जिनका नाम है उमर खालिद, फ्रंट पेज पे आप न्यूज़ देखोगे तो इसके बारे में है भी, अरेस्ट कर लिया गया है इनको,
यूएपीए एक्ट के अंडर में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंडर में, एक्ट में। तो इस तरीके से इन दोनों रेस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स को कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया गया है इन मुस्लिम राइट्स के नाम पे, कि इन लोगों ने मिलके, इन दोनों ने मिलके, ऐसे और भी इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने मिलके मुस्लिम वुमेन्स को इस तरीके के दंगे करने के लिए ऑर्गेनाइज करने में काम किया। तो ये तो सारा आ गया चार्जशीट को किस तरीके से सवाल किया जा रहा है। देखो ये जो राइटर है ना, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। और देखो डेमोक्रेसी है, सवाल तो उठेंगे, सवाल अगर उठेंगे तभी जवाब मिलेंगे, तभी एक बैलेंस्ड आइडिया अपने को मिल पाएगा। फिर आगे आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि इतनी सारी रिपोर्ट्स हमने देखी जिसमें ये बताया गया है कि भाई मुस्लिम्स को भड़काया गया है आइडियोलॉजिकल सेसेशनिस्ट टेंडेंसी का साथ में देते हुए। अब बात ये आती है, केवल एक ऐसी रिपोर्ट है जो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी शो करती है, वो रिपोर्ट दी गई दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के द्वारा। अभी दिल्ली पुलिस ने एक सेडिशन चार्ज भी लगाया हुआ है इस डीएमसी के चेयरमैन के अगेंस्ट में, जो कि डीएमसी के चेयरमैन ऐसे कुछ ट्वीट्स किए थे जिनको सेडिशियस वे में, मतलब देशद्रोह, राजद्रोह के तौर पे देखा गया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द राइटर। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो डीएमसी है वो अगर डिफरेंट स्टोरी नरेट कर रहा है, दैट मीन्स गवर्नमेंट जो बताना चाह रही है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसकी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है ना, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तो गवर्नमेंट के जस्ट अगेंस्ट जाएंगे, सवाल भी पूछेंगे उनसे। तो डीएमसी जो है अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जो काम बताया ना कि कम्युनल वायलेंस है वो किसी कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट है, इसके लिए एग्री करता है। बट पॉइंट ये आता है, ये जो कॉन्स्पिरेसी है ना, ये दिल्ली पुलिस ने जो बताई है उसके जस्ट बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से बताई जा रही है यहां पर डीएमसी के द्वारा जो रिपोर्ट आई है। साथ में ये बताया जा रहा है कि डीएमसी ने ये चीज भी बोली है कि अगर इस वायलेंस को आप देखो तो ये कोई झटके से नहीं हुआ है, इस बात पे भी एग्री कर रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी यही बोला कि वो ये कोई मोमेंटरीली नहीं हुआ है कि झटके में थोड़ी सी देर में आउटब्रेक हुआ और वायलेंस में कन्वर्ट हो गया 2-3 दिन में। बोले इसके पीछे तो क्रोनोलॉजी है, एक लंबी क्रोनोलॉजी है। जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के अगेंस्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होना शुरू हुए हैं, तब से इसका ओरिजिन हो जाता है ये जो प्रोटेस्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देखा गया। तो इन दोनों चीज़ों पे तो कन्वर्जेंस आ रही है, दोनों की बातें एक आ रही है कि हाँ ये जो आउटब्रेक था, वायलेंट आउटब्रेक था, ये कहीं ना कहीं लंबे समय से चलती आ रही एक बात है, ऐसा नहीं कि झटके में कुछ हुआ हो। बट कॉन्स्पिरेसी जो है, इसके पीछे जो षड्यंत्र है उसका एक अलग तरीका बता रहे हैं। इसका तरीका यहाँ पर जो डीएमसी बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी वो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की थी, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन थे तो वोट बैंक को मोबिलाइज करने के लिए, और वेल प्लान्ड ये पूरा षड्यंत्र था जिसमें एक सर्टेन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को एक लेसन देना कि भाई अगर डिस्क्रिमिनेटरी लॉ आ गया है तो उसके अगेंस्ट में आप विरोध नहीं कर सकते हो। ये चीज बताई जा रही है डीएमसी के द्वारा। तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंट इमेज आ रही है ना, तो ये एक अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है सोचने के लिए। तो डीएमसी की रिपोर्ट सीएए को एक डिस्क्रिमिनेटरी डॉक्यूमेंट बताती है और उसी के अगेंस्ट में मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया था, और प्रोटेस्ट भी बताया जा रहा है कि बहुत पीसफुली किया गया था अपने खुद के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेस्ट पीसफुली थे और एकदम साइलेंट वे में थे। तो जो गिल्टी अगर किसी को करें तो डीएमसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे क्लाइमेट बनाया हेट का, उनको एक तरीके से कल्प्रिट डिक्लेयर करो, उनको पनिशमेंट दो, बजाय कि इन स्टूडेंट्स की, जिनको आप 3 स्टूडेंट्स को अगेंस्ट में अभी केस चल रहा है। तो यहां पर जो रिपोर्ट है डीएमसी की वो दिल्ली पुलिस की निंदा भी करती हुई दिखाई देती है 2 तरीके से। एक तो ये कि जो राइटर्स थे, जो विद्रोह करने वाले जो थे, उन लोगों को दिल्ली पुलिस ने सपोर्ट किया कि भैया आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करो, जैसे सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए दिखाई दिए गए थे वो। दूसरा, एक तो ये कि प्रमोट कर रहे थे कि भाई आप तोड़ो, आप यहां पे समझना इक्वेशन को कि आप तोड़ो, दिल्ली पुलिस प्रमोट कर रही थी। दूसरी तरफ जो लोग वाकई में, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो परपेट्रेटर्स हैं, जो वाकई में चाह रहे थे इस वायलेंस को आउटब्रेक बढ़ाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो चार्जशीट आई है, क्योंकि वो जो
शुरुआत में नाम आए थे ना, सीताराम येचुरी रोय, ऐसे करके 5-6 जनों के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, इनको अगर चार्जशीट से बाहर रखा गया है, तो यहाँ पर ये डीएमसी की रिपोर्ट बता रही है कि एक तरफ तो दिल्ली पुलिस जो विद्रोही थे उनको प्रमोट करती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करो, और दूसरी तरफ जो वाकई में कॉन्स्पिरेटर थे, जो षड्यंत्रकारी थे, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों चीज़ों पर ये डीएमसी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की निंदा करती हुई दिखाई देती है। और साथ में चार्जशीट जो है वो मुस्लिम्स को ही अक्यूज बनाती है, जहां पर मुस्लिम्स ही क्या है, विक्टिम है। कहने का मतलब जिन लोगों ने दंगा फैलाया है वो भी मुस्लिम्स हैं, और जिन लोगों को नुकसान हुआ है वो भी मुस्लिम्स है। डीएमसी रिपोर्ट तो ये कहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का डेटा ये चीज रिवील करता है, ये चीज बताता है कि जितने लोगों की मौत हुई इस पूरे दंगे में, वो उनमें से 77% तो मुस्लिम्स ही थे। जितनी प्रॉपर्टी डैमेज हुई उसका 85 to 95% पार्ट तो मुस्लिम प्रॉपर्टी ही था। इसमें मुस्लिम श्राइन्स को भी कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप किस तरीके से मुस्लिम्स को मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही कॉन्स्पायर करते हुए देख सकते हो, ये एक सवाल आता है। पुलिस ने यह चीज भी एक्सप्लेन नहीं की कि वायलेंस अगर प्री प्लान था या स्पॉन्टेनियस नहीं था, मतलब स्पॉन्टेनियस था, बहुत लंबे समय तक चल रहा था, तो यहाँ पर राइटर जो हैं सीधा सवाल उठाते हैं कि जो हिंदू आइडियोलॉजी वाले जो लोग थे ना, जिन्होंने कौन सा थोड़े से टाइम पे ही काम किया, वो भी तो लंबे समय से लगातार ऑपोजिशन में और गजब तरीके से अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में क्यों नहीं एक्टिविटी की गई? ये खैर अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं, पॉइंट अपना इतना सही है इस पूरे केस को समझना, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल में फिर बताया जाता है कि मुस्लिम विक्टिम सर्वाइवर्स जो हैं, जो फरवरी के दंगे में बच्चे हैं, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है और वो अभी कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं अपने खुद के राइट्स के लिए, उनको पनिश किया जा रहा है नए सिटीजनशिप रिजीम में, जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजियस आइडेंटिटी बेसिस पे कि कौन सिटीजन बनेगा कौन नहीं। और साथ में पुलिस ने भी असॉल्ट किया है उनके ऊपर, अटैक किया है, उन पे आघात किया है, वो भी गलत है। और साथ में टॉन्ट भी ये किया गया कि लो तुम्हारी आज़ादी, क्योंकि हो क्या रहा है, जहां जहां पर भी एंटी CAA प्रोटेस्ट हुए थे ना, तो आज़ादी का नारा बहुत ज़्यादा चल रहा था, पर यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं आज़ादी फ्रीडम की बात हो रही है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हम लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की बात करते हैं। जिन यंग पीपल को ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर प्रोटेस्ट करने का मौका मिला, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिनके हाथ में अंबेडकर और गांधी की फोटो थी, उनको अगर आप इंटेरोगेट करते हो और उनको इस तरीके से जेल देते हो, मतलब जहां पर बेल भी नहीं ले सकते वो, उनको कॉन्स्पायर करते हो, उनको षड्यंत्रकारी बताते हो, उनको सेसेशनिस्ट बताते हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात हो जाती है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट में जब एक जज ने रेप्रिमांड किया, मतलब जो अक्यूज है ना, तीन में से इनको डांटा, तो वो कह रहे थे जज कि आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने अंगारों से खेलना शुरू किया, ठीक है, व्हेन यू चूज टू प्ले विद एम्बर। तब उसने जो जिनके खिलाफ जो बात चल रही है, जो अक्यूज्ड हैं, उनमें से एक ने कहा एडमोनिश्ड, मतलब उनको रोका और क्लियर किया कि आप हवा को नहीं रोक सकते, हवा जैसे चलेगी तो अंगारे अपने आप ही भड़केंगे। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो थ्रेट है अरेस्ट का, चार्ज का, सेसेशन जो है, मतलब एक तरीके से सोसाइटी में डिवीजन लाने वाली जो टेंडेंसी है, उसके बेस पे आर्म्ड रिबेलियन कंसिडर करना एक डिसेंटिंग वॉइस को, कि कोई आवाज़ है वो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में जा रही है, उसका मतलब ये नहीं कि वो आर्म्ड रिबेलियन ही करेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये उठ के आता है, इन अंगारों को, इस आग को हवा किसने दी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन आगे होनी चाहिए। हमारी प्रीएम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कभी भी ये नहीं कहती कि आप अगर नेशनल फ्लैग को लहराते हो तो वो कहीं ना कहीं सिटीजनशिप को शो करता है, और अगर आप नेशनल एंथम नहीं गाते हो तो आप प्रोटेस्ट शो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यंग पीपल जो अपनी खुद की राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वर्किंग क्लास मुस्लिम वुमेन जिन्होंने अपने आप के खुद के राइट्स के डिफेंस के लिए, अपनी फ्रीडम की स्ट्रगल के लिए जो काम किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट के अंडर में, उनको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे।
आप किसी की डिसेंट को या किसी के विरोध को इस तरीके से नहीं दबा सकते और ना दबाना चाहिए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आने वाले टाइम पे इन सारी कमियों को फिर से रिवाइव कर लेगा, रिजॉल्व कर देगा। तो अल्टीमेटली हमारा कंट्री काइंड, इक्वल और जस्ट बनेगा, जो कि है। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल अपन ने देखा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। रोड फ्रॉम दोहा, कतर में मीटिंग हुई है अभी, उसके बारे में देख लेते हैं। तालिबान और अफगानिस्तान के जो डेलीगेशन है वो एक साथ बैठे हैं टेबल पे बात करने के लिए। इसको इंट्रा अफगान टॉक्स भी बोला गया है। और ये कब हुआ? 12 सितंबर को, मतलब कल परसों ही ये मीटिंग हुई है। अब आप देखो ये मीटिंग कब हुई है? 9/11 जो अटैक हुआ था, ओसामा बिन लादेन लेड अलकायदा ने जो अटैक किया था, जो 2 टावर्स से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड पार्क के वहाँ पर, उसकी 19वीं एनिवर्सरी थी और उसके एक दिन बाद में ही। ठीक है, तो आप देख सकते हो यूएसए कितना ईगर है कि कैसे भी करके अफगानिस्तान में शांति और वो वहाँ से निकले। ठीक है, अब 9/11 का जब अटैक हुआ था तो उसने वर्ल्ड को हिला के रख दिया था और तालिबान के रूल को भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई थी और ख़त्म भी कर दिया था, क्योंकि तालिबान का रूल चल रहा था 1996 से 2000 तक अफगानिस्तान में। तो जैसे ही ये अटैक हुआ यूएस में, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड पार्क पे, तो यूएस ने एंग्रीली, मतलब नाराज़गी का अपना जाहिर करते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से वॉर ऑन टेरर का एक रेजोल्यूशन पारित करवाया और उसके बेसिस पे यूएसए ने अटैक करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान में। और वहाँ पर तालिबान का रूल चल रहा था उस टाइम पे। तो ऐसे करके अफगानिस्तान में तालिबान रूल का एंड होता है। अब बात ये आती है, अब यूएसए है वो जल्दबाजी में है कि कैसे भी करके अपने आप को वहाँ से निकाल ले और एक फोर्सफुल मैरिज करना चाहता है 2 इनकम्पैटिबल पार्टीज के बीच में। इनकम्पैटिबल मतलब दोनों की जिनकी सोच ही नहीं मिलती। जहां एक तरफ प्रेसिडेंशियल इस्लामिक डेमोक्रेसी है, जिसको वेस्टर्न स्टाइल में अपन देख सकते हैं, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करते हैं, जो अशरफ गनी है। दूसरी तरफ आप देखोगे मेडिवल फंडामेंटल इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं तालिबान, जो कि जो मेडिवल पीरियड है उस टाइम की सोच के साथ में काम करते हैं कि इस्लामिज्म है उसको हमें प्रमोट करना है। तो आप कैसे इन 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोगों की शादी करा सकते हो, देखने वाली बात है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का अपना खुद का एक रेजोल्यूशन है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले हैं, कैंपेन अभी चल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चाहता ही है कि कैसे भी करके अमेरिकन ट्रूप्स को, ज़्यादातर अमेरिकन ट्रूप्स को फिर से घर ले जाए और अफगानिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तालिबान और रूलिंग जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके बीच की जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करके। 2 दशक हो गए, तालिबान को अभी तक यूएसए हरा नहीं पाया है। तो तालिबान खुद को एज ए विनर कंसिडर कर रहा है कि यूएसए भी हमें हरा नहीं पाया। तालिबान के डेलीगेट्स जो हैं, जो इस बातचीत चल रही है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंसिडर करते हैं इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, जो कि इसी नाम से इन्होंने रूल किया था 1996 से 2001 के बीच में। ठीक है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान अगर पूछे तो कौन है, वो तालिबान बोल देना अपने को। ठीक है, तालिबान खुद को यही बोल के कंसिडर करता है। और तालिबान जो है अफगानिस्तान गवर्नमेंट को लेजिटिमेट ही नहीं मानता, रिकॉग्नाइज ही नहीं करता कि ये वाकई में लेजिटिमेट सरकार है। तो बात ही आती है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट जहां एक तरफ इस्लामिक रिपब्लिक डेलीगेशन के तौर पे टेबल पे बैठी है, तो तालिबान अपने आप को इस्लामिक एमिरेट बोल करके फिर बैठा है। तो दोनों के बीच में बातचीत तो शुरू हो रही है कैसे जैसे करके, बट पॉइंट ये आ रहा है कि यहां पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा अशरफ गनी पे है, क्योंकि अभी तालिबान जो है वो बहुत डोमिनेटेड पावर है अगर देखी जाए बात अफगानिस्तान में। तो गवर्नमेंट जो है उनके हाथ में तो देखो पावर केवल सिटी वाले अर्बन एरियाज में ही ज़्यादा है, रूरल एरियाज में तालिबान ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर प्रेशर देखा जा सकता है अशरफ गनी में। तो जो गवर्नमेंट के डेलीगेट्स हैं वो तो ये चाहते हैं कि कैसे भी करके पहले सीज फायर साइन हो, कि अब आगे से कोई गोलीबारी नहीं होगी। पर तालिबान के पास में तो एक इकलौता ऐसा पावरफुल कार्ड है जिसके बेसिस पे अपनी बात मनवा सकता है। तो तालिबान क्यों इस बात को सरेंडर करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, सितंबर के फर्स्ट वीक में ही तालिबान के फाइटर्स जो हैं, अभी जो सितंबर 12 को तो ये मीटिंग हुई है, और सितंबर फर्स्ट वीक में ही तालिबान के कुछ फाइटर्स हैं वो बिजी हैं कि कैसे भी करके कुछ और टेरिटरी को हड़प लिया जाए बंदूक से गोलाबारी चला करके। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे बताया जा रहा है
पंजशीर प्रोविंस है नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, ठीक है, उत्तरी अफगानिस्तान में पंजशीर करके एक प्रोविंस है, एक प्रांत है, उस पर कंट्रोल करने के लिए उधर तो वो फाइटर्स तैयार हो रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए और इधर आप सीज फायर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन आता दिखाई देता है। पॉइंट ये निकल के आता है कि भाई अनसर्टेनिटीज लगातार बनी हुई है, निश्चितता बिल्कुल नहीं है, मिक्स है, एलिमेंट्स क्या काम करेंगे क्या काम नहीं करेंगे, किस तरीके से पीस आएगी, ये देखने वाली बात है आने वाले टाइम पे। अब बात यह है कि इंडिया का क्या रोल है। देखो, इंडिया का हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट पावर रही हुई है अफगानिस्तान के लोगों में, और अफगानिस्तान जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, उसके लिए हमेशा से इंडिया ने तो एक ही चीज़ बोली है कि अफगानिस्तान में रूल होना चाहिए अफगान ऑन, उनका खुद का, अफगान लेड, अफगानिस्तान के ही लीडर होने चाहिए। इस तरीके के सेटलमेंट को हमेशा से इंडिया ने प्रमोट किया है। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के लोगों के साथ तो इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा है, पर पॉइंट जब आती है तालिबान की, तो वहां पर इंडिया तालिबान को अभी तक कंसीडर नहीं करता। ठीक है, होता क्या है कि तालिबान के साथ में पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं, और पाकिस्तान में भी इंपॉर्टेंट बात करें तो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी, वो कहीं ना कहीं तालिबान को अपने हिसाब से डायरेक्ट करती है, इनके बीच में एक अलायंस है। तो जब पाकिस्तान का इस तरीके से रोल आ जाता है और तालिबान उसको कंसिडर करता है, तालिबान को कंसिडर करता है पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट, तो इंडिया वहां पर एक ऑन लुकर हो जाता है कि क्या चल रहा है, केवल उस पर ध्यान दो, और वेट एंड वॉच की कंडीशन बन के निकल के आ जाती है इंडिया के लिए। तो पॉइंट ये है कि इंडिया अभी तक तालिबान को एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं आता, तब तक इंडिया तालिबान को कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के चलते हुए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक सिग्नल भी दिया है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर हमेशा बना रहेगा जब भी अगर अफगानिस्तान की बात आएगी। बट अभी पॉइंट क्या है, दिल्ली के पास में चॉइस कम है क्योंकि तालिबान के पास में अप हैंड है। दूसरी, ये जो पूरी बातचीत हो रही है इसमें इंडिया को बुलाया, मतलब एक तरीके से पार्शियली एक्सक्लूड कर दिया गया है, इंडिया को बुलाया नहीं गया है। तो इंडिया के सामने अभी ऑप्शंस बहुत कम है, तो केवल वेट एंड वॉच करने का स्कोप है, और उसके बाद में ये देखना है कि किस तरीके से ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, रीशेप होता है। तालिबान का रूल आता है, तालिबान या फिर अफगान गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेशन होता है, वो रूल बनता है, क्या होता है, ये सारी देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी अपना खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट नर्चरिंग इंडिया, यह आर्टिकल लिखा गया है अशोक गुलाटी और श्यामा जोश के द्वारा। सबसे पहले अपन आर्टिकल में देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है। देखो, सितंबर मंथ को पोषण माह के तौर पे, माह मतलब मंथ, पोषण मंथ के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था, ठीक है, उस सितंबर में शुरू किया गया था, तो आप काउंट कर लो, सितंबर के बाद में 2018, 2019, 2020, तो ये तीसरा पोषण माह है जो सितंबर अभी चल रहा है, जिसमें टारगेट ये था, अभी जो पोषण माह लॉन्च किया गया है 2020 का, इसमें सिटीजन्स को इनवाइट किया गया है कि वो अपनी खुद की न्यूट्रिशनल रेसिपीज है ना, जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर खान पान की जो खाना बनता है घर पे, उनके बारे में लोगों को बताए, एक कैंपेन चलाए, जिसका एम ये है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए पोषण अभियान के लिए, और कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाए, मतलब जो समुदाय है वहाँ पर इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल फूड को कंज्यूम करे, ये टारगेट है। पर पॉइंट ये आता है कि अभी तक हम 3 साल हो चुके हैं और लगातार माल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम है इंडिया में, उससे हम फाइट कर रहे हैं, उसमें हम कहाँ तक पहुँच गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं, जब रियलिटी में हम डेप्थ में जाते हैं ना, ज़्यादा डीपर डाइव करते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उनमें माल नरिशमेंट बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो एविडेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं, एविडेंस मतलब सबूत जो हैं, वो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको आउटलाइन करते हैं। मतलब कि जिस तरीके से गवर्नमेंट हैंडल करने की बात कर रही है ना माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को, कुपोषण की प्रॉब्लम को, जिसमें टारगेट ये है कि कैसे भी करके 2030 तक हमें माल न्यूट्रिशन को इंडिया में कम करना है, तो वो पॉलिसीज़ है ना, जो प्रोग्राम आप कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं टारगेट को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आउटलाइन कर रहे हैं। सही में 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका टारगेट 2 जो है वो है 0 हंगर, वो भी हमें अचीव करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं
अचीव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है अगर करंट पॉलिसी मेजर्स के बेसिस पे ही आगे अपन बढ़ते हैं तो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा आता है, आप नोट कर लो, मेंस में आपको या फिर ऐसे राइटिंग में ये काम आ सकता है। ग्लोबली अगर अपन देखें तो 673 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल रहते हैं टोटल। इनमें से इंडिया में 189.2 मिलियन, लगभग 28% तो केवल इंडिया में रहते हैं। आप देख सकते हो सिचुएशन कितनी ग्रेव है। ये 2017-18 का डेटा है, जो कि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, ये एक कंबाइंड रिपोर्ट आती है FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 28% अंडर नरिश्ड पीपल रहते हैं। और अगर इंडिया के ही अकाउंट की बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड के 28% मतलब 40.3% जो हैं वो वर्ल्ड के स्टंटेड चिल्ड्रन रहते हैं। दैट मीन्स 5 साल से कम के बच्चे जिनकी एज के हिसाब से हाइट होनी चाहिए वो उसमें भी कमी देखी गई है। वो कितने हैं? 28%, विश्व के 28%, जो कि 40.3 मिलियन हो जाते हैं। ऐसे ही अगर वेस्टेड चिल्ड्रंस की बात करें, चिल्ड्रन की बात करें, वेस्टेड का मतलब क्या होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे में वजन कितना है। अगर वो कमी आती है हाइट के अकॉर्डिंग, अगर वजन कम है बच्चे में तो उनको वेस्टेड चिल्ड्रन बोल दिए जाते हैं। तो 5 साल से कम अगर इन बच्चों की बात की जाए तो इंडिया में 43% है। वर्ल्ड के जितने भी हैं ना उनमें 43% तो इंडिया में है, जो कि अगर नंबर में देखें तो 20.1 मिलियन है। तो आप देख सकते हो कि 2019 पिछले साल तक ही इंडिया में सिचुएशन, माल नरिशमेंट को देखो, स्टंटिंग को देखो, वेस्टिंग को देखो, कितनी ग्रेव सिचुएशन है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हम देखें तो इंडिया में 14% अंडर नरिश्ड लोग रहते हैं 2017 से 19 के बीच के डेटा को अगर देखें, जो कि चाइना और ब्राज़ील के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना और ब्राज़ील में तो 2.5% के लगभग ही हैं, उससे भी कम। हमारे 14% लोग हैं वो माल नरिश्ड हैं। ये अपने आप में एक कंसर्निंग सिचुएशन है। इंडिया के सामने प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीवियर और भी ज़्यादा बुरे तरीके से निकल के आती है जब इस प्रोपोर्शन की बात करें अंडर नरिशमेंट की 5 साल से कम के बच्चों के लिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अगर डेटा की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर अंडरवेट जो बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन है 35.8%। मतलब 100 बच्चे अगर 5 साल से कम उम्र के हैं तो उनमें से 35.8, लगभग 36 बच्चे जो हैं वो अंडरवेट हैं। ऐसे ही स्टंटेड बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से हाइट अच्छी होनी चाहिए, उनको देखो तो उनकी हाइट गेन नहीं हो पा रही। उनका अगर 100 में से देखोगे तो लगभग 38 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट गेन नहीं हो पा रही है एज के अकॉर्डिंग। तो ये सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेव हो जाती है इंडिया में अगर 5 साल से कम बच्चों तक की अगर बात की जाए। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स में, गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट की तरह कंसिडर किया जाता है, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये अंडरवेट का जो प्रोपोर्शन है ना वो और ज़्यादा बढ़ के 40% तक पहुँच जाता है। आप खुद देखो कितनी ग्रेव है सिचुएशन। ठीक है, तो ये जो पोषण अभियान चलाया गया है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसका टारगेट है कि स्टंटिंग, अंडरवेट और लो बर्थ वेट को रिड्यूस करना है आने वाले हर एक साल में 2% करके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, कि पोषण अभियान का टारगेट है। दूसरा, एनीमिक जो बच्चे हैं या फिर एडोलसेंट जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनमें जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिक जो होते हैं, आयरन कंटेंट उनके ब्लड में कम होता है, उनकी नंबर्स में भी हर साल 3% तक की कमी लेके आनी है 2022 आते आते। तो अगर हम आज का स्टेटस देखें, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखें 1990 से 2017 के बीच में जो एस्टिमेट आया है, तो इस तरीके से जो हमने टारगेट किया हुआ है ना वो हम अचीव नहीं कर सकते। बात वही आ गई कि रियलिटी या फिर जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं ग्राउंड लेवल पे, अगर उनको देखें और गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, अगर उनको मैच करें तो हम टारगेट को अचीव करते हुए नहीं दिखाई देते हैं 2022 आते आते। तो पॉइंट ये है कि
अगर हमें वाकई में काम करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, उन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर सजेशन आ रहे हैं राइटर्स के द्वारा। पहला, मदर्स एजुकेशन। अगर माता की एजुकेशन अच्छी होती है ना तो अंडर न्यूट्रिशन की टेंशन खत्म होती जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है वैसे वैसे नरिशमेंट लेवल भी बढ़ता चला जाता है। तो वुमेन का एक वुमेन एजुकेशन अगर होती है तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। कैसे? अगर एजुकेटेड वुमेन होगी तो घर पे फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेगी। देखो, इनकम भी कर सकते हैं वो, अगर इनकम सोर्सेज की कमी हो, खाने पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रखेंगे तो फूड सिक्योरिटी आएगी। साथ में बच्चे को जो फीड किया जाता है शुरुआती 6 महीने में, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए उसके बारे में अवेयरनेस, और फिर उसके बाद में जो सप्लीमेंटल फूड होना चाहिए जिसमें फुल नरिशमेंट दिया जा सके बच्चे को, वो इंश्योर करना तो वो एक एजुकेटेड वुमन अच्छे से कर सकती है। इसके अलावा सैनिटेशन, जो साफ सफाई का काम है, वो भी फैसिलिटी अच्छे से मेंटेन की जा सकती है अगर वुमेन एजुकेटेड है तो कहने का मतलब है कितने मल्टीप्लायर इफेक्ट अपन देख सकते हैं अगर वुमेन्स की एजुकेशन हम इंश्योर कर पाते हैं। अगर इंडिया का पॉइंट देखें तो हम देख सकते हैं कि एक फीमेल लिटरेसी रेट में एक कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट देखा गया है। बट प्रॉब्लम यहां पर यह आती है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2015-16 के अकॉर्डिंग, हायर एजुकेशन के अंदर वुमेन्स पार्टिसिपेशन केवल 13.7% है, जो कि एक कंसर्निंग फैक्ट है। ठीक है, जो कि अगर सेवरल अदर कंट्रीज से अगर बात करें हमारे इक्वल जो इनकम लेवल से, जैसे चाइना तो क्या, ब्राज़ील से देख लो या फिर हमारे आसपास के कंट्रीज़ हैं उनसे देखें, तो वहाँ से भी हम थोड़े से लोअर लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो हमें उन प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहिए जो कि वुमेन हायर एजुकेशन को प्रमोट करें। लिबरल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है और हायर प्रायोरिटी पे रखने की ज़रूरत है, जिससे कि वुमेन एजुकेशन को और हायर लेवल पे और एम्पावर कर सके वुमेन को एजुकेशन दे करके। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि सेपरेट टॉयलेट बनवाना लड़कियों के लिए, वो करवाओ। स्कूल और घर के बीच की दूरी है वो कम करनी चाहिए। और जो हायर ड्रॉप आउट रेट देखी जा रही है, हायर स्कूल में भी देख लो या फिर आप देख लो हायर जो एजुकेशन होती है उन इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स को, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इन चीज़ों को इंश्योर करके। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे आने की ज़रूरत है, स्कूलिंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि स्कूल्स में एक सेपरेट सैनिटेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल हो। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर इनिशिएटिव लिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिसमें लड़कियों को साइकिल देना होता है, जिससे कि सेकेंडरी और हाई स्कूल्स के अंदर लड़कियों के ड्रॉप आउट को रिड्यूस किया जाए। इस तरीके के इनिशिएटिव और लेने चाहिए जिससे कि लड़कियों को अट्रैक्ट किया जा सके, उनके माँ बापों को भी एक तरीके से एक होती है ना, आप इंश्योरिटी दे सको कि भाई आपकी बच्ची पढ़ेगी तो इस तरीके के फ़ायदे हो जाएंगे। वैसे अपन इतने आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, उनमें एक चीज़ तो आती है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम लेवल इंक्रीज़ होता है तो किस तरीके से लड़कियां माँ बाप पे बोझ भी नहीं बनती हैं, और माँ बाप पे जब बोझ नहीं बनेगी तो किस तरीके से कितना फ़ायदा होता है। अभी क्या है, एक अपन टॉपिक जिस पे डिस्कस कर रहे थे कि शादी की एज जो है लड़कियों की बढ़ा के 21 साल कर दी जाए, तो उस पर भी अपन बात कर चुके हैं कि क्या कंसर्न्स हैं, किस चीज़ को एड्रेस, एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था वहाँ पर भी। ठीक है, फर्स्ट हो गया डिटर्मिनेंट। अब दूसरा डिटर्मिनेंट जिसके बेसिस पे अपन इस माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं वो है वेल्थ इंडेक्स, इनकम सोर्सेज। क्योंकि इनकम सोर्सेज का सीधा इफेक्ट जाता है सैनिटेशन फैसिलिटी पे और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पे। आज इनकम जिनकी अच्छी है वो घर पे आरओ लगा के पानी पीते हैं, और जिनकी इनकम अच्छी नहीं है वो बेचारे मतलब तालाब से पानी भर के लेके आते हैं, जिसमें नहाते भी उसी में है और पीते भी उसी से हैं। तो आप समझ सकते हो वेल्थ इंडेक्स कितना मैटर करता है। वॉश इनिशिएटिव जो चल रहा है, जिसका टारगेट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेल कराना, हाइजीन और सैनिटेशन को प्रमोट करना, जो कि चाइल्ड न्यूट्रिशनल बेसिस पे अगर देखें कि जो बच्चा होता है उसके न्यूट्रिशनल आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे को अगर हाईली मतलब हाइजीनिक वे में अगर अपब्रिंगिंग नहीं होगी, उसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, तो उसकी खुद के शरीर की बीमारियां उसको परेशान कर देंगी। तो वो कैसे मतलब न्यूट्रिशनल गेन कर सकेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए तो इस दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया था 2014 में, जो स्वच्छ भारत मिशन आया था उसके अंडर में, जिसमें टारगेट था कि जो ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम है, खुले में जो शौच करने की प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करना, जिसमें एक बिहेवियरल चेंज, एक व्यवहारगत परिवर्तन लाने का टारगेट था कि किस तरीके से हाइजीन मेंटेन की जा सकती है और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा सकता है।
तो 5 साल में अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया काम किया है, एक रिमार्केबल अचीवमेंट गेन किया है स्वच्छ भारत अभियान ने। कैसे? जो रूरल ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम या फिर जहां पर सैनिटेशन कवरेज जो था रूरल एरिया में वो केवल 38.7% मतलब 39% के लगभग था 2014 में। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट, आप देख लेना एक बार। 39% था जो 2014 में, वो 2019 आते आते 100% कवरेज हो गया। तो देखो आप कितना सैनिटेशन का कितना कवरेज हो गया। दूसरी तरफ अर्बन सिटीज की बात करें अपन तो सितंबर 2020 अभी दिस मंथ अगर बात करें डेटा तो 99% तक सैनिटेशन कवरेज हो चुका है। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे मैंने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस, ये कैटेगरीज दी जाती हैं डिफरेंट सिटीज में जो म्यूनिसिपैलिटीज काम करती हैं, जो नगर निगम काम करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया था वहाँ पे पूरी डिटेल, शायद आपने वीडियो देखा हो तो समझ में आया होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो सैनिटेशन का जो कवरेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी हम देख सकते हैं न्यूट्रिशनल आउटकम पे। अब हमें ज़रूरत है कि जो पर्सनल हाइजीन है ना, देखो ये तो कम्युनिटी वाली तो बात हो गई, अब पर्सनल हाइजीन को भी हमें ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल पे। तीसरा फैक्टर जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो है एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ पे। हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो न्यूट्रिशन सेंसिटिव हो, पोषक तत्वों की से संबंधित सोच समझ करके आगे मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए। डाइट डाइवर्सिफाई करनी चाहिए जो भी डाइट दी जाती है, क्योंकि अभी आप देखोगे जो इंडिया में फूड सिक्योरिटी एक्ट है या फिर कोई भी फूड सेफ्टी नेट जो भी चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टेपल फूड के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, जिसमें चावल और गेहूं मेनली डोमिनेट करते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि फूड बास्केट को डाइवर्सिफाई करें, बहुत सारे अलग अलग कोर्स ग्रेन्स, मोटे अनाज हो गए, मिलेट्स हो गए, दालें हो गई, बायोफोर्टिफाइड जो स्टेपल फूड हैं उनको लेकर के आएँ, जिससे कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाया जा सके प्री स्कूल के टाइम पे। जैसे कि मिड डे मील स्कीम के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो मिड डे मील स्कीम स्कूल के टाइम पे, और अब रही सही में प्ले स्कूल वाला प्रोविज़न है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी प्री स्कूल के टाइम को भी कंसिडर किया गया है, फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर कंसिडर किया जाएगा आने वाले टाइम पे। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बच्चों की, और साथ में वुमेन की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। जब वो रिप्रोडक्टिव एज में हो पर्टिकुलरली, तब तो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जब वो बच्चा पैदा करने की उम्र में होती है। तो बायोफोर्टिफिकेशन जो है ना वो अपने आप में एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, जिससे कि डाइट जो है हाउस होल्ड की उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी तरीके से एक प्रोग्राम है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, CGIAR, उनके द्वारा चलाया जा रहा है कुछ कंट्रीज के अंदर, जिसका नाम है हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम, हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अंदर यही चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ है ना उनको न्यूट्रिशनल सेंसिटिव बना दिया गया है, कि जो भी खेती की जाए उनकी खेती इस तरीके से की जाए कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में ज़्यादा अच्छे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ग्रेन्स हैं, जो मिलेट्स हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाए। तो इस चीज़ को हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, ICAR, वो इस हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम को अपने यहाँ पर भी और ये जो CGIAR के साथ में कोलैबोरेट करके नई वैरायटी ऑफ स्टेपल फूड को प्रोड्यूस करवाने में काम कर सकती है, जिसमें जिंक बायोफोर्टिफाइड पर्ल मिलेट्स को बना सकते हैं। पर्ल मिलेट्स का मतलब ये होता है अपना बाजरा, ठीक है, सॉरी रागी होता है, या मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेना आप। पर्ल मिलेट जो होता है उसको आप जिंक के लिए, जिंक डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो राइस को है वो उसमें भी आप जिंक के हिसाब से बायोफोर्टिफाई कर सकते हो। इसी तरीके से बीन्स जो होते हैं उनमें आयरन की जो कमी है उसको बढ़ा सकते हो, जिससे कि लोगों के बीच में जो बच्चों में जो एडोलसेंट औरतें होती हैं जिनमें आयरन की कमी है, जो एनीमिक है, उनकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और लास्ट में इंपॉर्टेंट कदम उठाया जा सकता है, हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोमोट करें शुरुआती 6 महीने में बच्चे के जन्म के बाद में। इससे क्या होता है कि बच्चे में इम्यूनिटी आती है प्रॉपर, ठीक है। कोलेस्ट्रम बोला जाता है जो शुरुआती दूध होता है ना माँ का,
एकदम गाढ़ा पीला दूध, वो बच्चे को अगर मिलता है तो इम्यूनिटी डेवलप होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और साथ में जो इन्फेंट्स हैं इनको, जिनको अगर ज़रूरत पड़े तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फूड भी उनको प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनकी अप्रोप्रिएट ग्रोथ इंश्योर हो और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब उनकी जो एक दिमागी क्षमता है ना, वो भी अच्छे से विकसित हो पाए। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि प्री नेटल और पोस्ट नेटल हेल्थ केयर सर्विसेज जो अवेलेबल, प्री नेटल का मतलब जन्म से पहले और जन्म के बाद की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है। अगर वो हम प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी और प्रॉपर यूटिलाइज कर लेते हैं तो हम अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम को आराम से हैंडल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और इस केस में आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है ना, उनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि चाइल्ड केयरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताती हैं माताओं को, एंटीनेटल केयर के बारे में बताती हैं, और साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जा सकता है इनके थ्रू, जो कि अभी चलाया भी जाता है, पर उसको ग्राउंड लेवल पे और ज़्यादा एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स जो भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, अगर उनको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी कर देंगे तो भी हम आराम से जो टारगेट है हम अचीव कर सकते हैं। तो लास्ट में राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि पोषण माह है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जिससे कि हम आने वाले टाइम पे जो हमारा जो हॉलिस्टिक नरिशमेंट का जो एक अचीव करना है टारगेट, जिससे बच्चों के बीच में जो कुपोषण की प्रॉब्लम है उसको हम 2030 आते आते ख़त्म करना चाहें, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ज़रूरत है कि मल्टी डायमेंशनल, जो हमने अभी 4 जो डिटर्मिनेंट्स देखे हैं ना, जो 4 कारक देखे हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है अर्जेंटली। तो चैलेंज बहुत बड़ा है। रही सही में कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से तो फूड सिक्योरिटी ही नहीं इंश्योर हो पाई है बहुत जनों की। तो पॉइंट ये है, क्या टारगेट इस चैलेंज को मीट कर पाएगा, क्या इंडिया मीट कर पाएगा, टाइम बताएगा केवल, ठीक है। तो चलिए लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं अपन। थोड़ा सा डिस्कशन लेंथी हो रहा है पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ले ही रहा हूँ, ठीक है। डिमिनिशिंग पार्लियामेंट, ये पी राजीव के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। अभी जो क्वेश्चन आर को हटा दिया गया है, इसके अलावा मॉनसून, इसके बिना मॉनसून सेशन आज से शुरू हो रहा है 14 सितंबर से, तो वो कहीं ना कहीं एक सीरियस कंसर्न है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन का और हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देता है एमपीज़ को कि वो क्वेश्चन उठा सके कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं, सरकार क्या काम कर रही है। ये एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल देता है एग्जीक्यूटिव्स को रोकने के लिए कि वो कहीं तानाशाह तो नहीं बन जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से रोक रहे हो, पब्लिक के ग्रीवांसेस को कैसे एड्रेस करोगे, पब्लिक की परेशानियों को कैसे एड्रेस करोगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है कहाँ कहाँ पर फेल हो रही है, उन कमियों को भी तो एक्सपोज पार्लियामेंट ही करती है, तो वहाँ पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी तरीके से मिनिस्टर्स ने अभी तक जितने भी एक प्रॉमिस किए हैं कि आने वाली बजट में हम ये काम करेंगे, उन प्रॉमिसेस को भी अगर अपन एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो वहाँ पर भी तो क्वेश्चन आर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आर अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करता है, तो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने में भी बहुत ज़रूरी काम करता है। यहाँ पर कोट किया जाता है एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो कि 1957 के टाइम पे हुआ था, एलआईसी से रिलेटेड गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू लेड, तो उससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट है, वो आप पढ़ सकते हो, मैंने उसको स्किप किया है। पॉइंट ये आता है कि जो राइट टू क्वेश्चन है ना एग्जीक्यूटिव्स का, ये बहुत ज़रूरी होता है एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में। और जब देखें कि राइट टू क्वेश्चन है ये कहाँ से शुरू होता है, तो इसकी शुरुआत हो जाती है कॉलोनियल पीरियड में। 1857 से पहले जो चार्टर एक्ट आया था ना 1853 का, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात कर दी गई थी ब्रिटिश इंडिया में। तो कुछ इंडिपेंडेंसी दे दी गई थी मेंबर्स को कि भाई वो एग्जीक्यूटिव से सवाल कर सकें। दूसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में आया, उसमें इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने गए थे। एलिसिट, एलिसिट का मतलब निकलवाना, बाहर निकलवाना इंफॉर्मेशन को, तो उसमें भी बहुत प्रोविजन आए थे। तो क्वेश्चन तो इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही इंडियन काउंसिल एक्ट जब 1892 आया था, तो उसमें तो रूल्स भी फॉर्मुलेट कर दिए गए थे कि भाई आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते हो, कि भाई सवाल किया जा सकता है। और इसका ही नेक्स्ट स्टेज जो आई वो आई इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। उस टाइम पे तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को भी अलाउ कर दिया गया था मेंबर्स के द्वारा। एक सवाल पूछा गया है, फॉर एग्जांपल ए क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसका जवाब दे दिया एग्जीक्यूटिव ने, पर पता पड़ा कि ए के अंदर से ही सवाल के जवाब में से एक और क्वेश्चन निकल रहा है, तो वहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किए जा सकते थे। तो वो चीज प्रोविजन हमें 1909 के एक्ट से मिली। और फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट आया, जो फाइनली जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए, उसके अंडर में
ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जब भी कभी सेशन मिलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वहां पर पहला घंटा होगा वो क्वेश्चन आर के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आर की शुरुआत होती है कॉलोनियल पीरियड में। तो पार्लियामेंट ने इसी को कंटिन्यू किया और 1921 आते आते एक और चेंज आ जाता है, जिसमें यह बात कह दी गई कि मेंबर जो चाहे अपने हिसाब से सवाल कर सकता है और उसका जवाब ओरली, मतलब मुंह जबानी जवाब मांग सकता है, और उन सवालों को उन्हें एस्ट्रिक साइन मतलब स्टार लगा करके बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टार्ड क्वेश्चन की शुरुआत भी हो जाती है। स्टार्ड क्वेश्चन, यहां पे एक मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट दिखाऊंगा आपको। स्टार्ड क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। स्टार्ड होंगे तो ओरल जवाब आएगा, ओरल जवाब आएगा तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब अगला बातचीत अगर कर रहे हैं, अगर 1 to 1 जब अपन इंटरेक्ट करेंगे, आप मुझसे सवाल पूछोगे फॉर एग्जांपल, सर ये प्रॉब्लम है मेरी, मैं जवाब दे दूंगा, और उसका जवाब जैसे ही मैं दूंगा तो फिर उसके बाद में आप पूछोगे सर इसमें ऐसा हो रहा है तो ये क्यों, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वही तो हुआ। इस तरीके से स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, उनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये आपके एम लक्ष्मीकांत का एक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आर तो भाई कॉलोनियल टाइम पे ही मिल गया था। ओके, तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक राइट होता है पार्लियामेंट में मेंबर्स का, जो कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे मिल गया। तो आज के टाइम पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये इस तरीके से अगर अलग करती है क्वेश्चन आर को, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग इश्यू है। यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने, जो करंट गवर्नमेंट ने, से ये पहली बार ऐसा नहीं किया है कि कोविड-19 की वजह से ये प्रॉब्लम आई है और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस तरीके के कदम उठाए। इसके पहले भी इंपॉर्टेंट बिल्स पास कर दिए थे फर्स्ट सेशन में, जब 17वीं लोकसभा आई थी ना 2019 में, तो उसका पहला सेशन था, उसमें ही इंपॉर्टेंट बिल्स पारित कर दिए थे, जबकि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं बन पाई थी। क्योंकि जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनती तो बिल्स को देखो स्क्रूटिनाइज प्रॉपर वे में नहीं किया जा सकता था। तो जब स्क्रूटिनाइज ही नहीं करेंगे तो कैसे उन बिल्स की कमियों को निकाल पाओगे, एक चीज। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स आए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल सकते अपन, जम्मू कश्मीर का जो इशू आया, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया, तो वो भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी के अंदर पारित करवा दिया गया, क्योंकि मेंबर्स के पास में इस बिल से रिलेटेड कोई भी कॉपी सर्कुलेट नहीं की गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि कितने ही सारे बिल ये हैं जिनको अभी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने फाइनेंस बिल डिक्लेयर करके, मनी बिल डिक्लेयर करके राज्यसभा को बाईपास कर दिया, क्योंकि राज्यसभा जो है वो मनी बिल के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती। या तो 14 दिन के अंदर अपने कुछ सजेशन दे दे, या फिर 14 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया तो वो बिल ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाता है। और अगर राज्यसभा ने जो सजेशन दे दिया मनी बिल पे, तो कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा माने ही उस बात को। तो कहने का मतलब मनी बिल कंसिडर करके और आपने राज्यसभा को बाईपास कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आवर को हटाना ये कोई एक ऐसा काम नहीं है जो इस सरकार ने किया हो, ऐसे बहुत सारे काम ऑलरेडी कंटिन्यूअस प्रोसेस में होते रहे हैं। पॉइंट ये निकल के आ रहा है देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन आवर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आवर के बिना आप कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करोगे। और गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स है कोविड-19 की वजह से कि भाई जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स ना हो या फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करके उनको पारित करो और काम पे लग जाओ सारे। ये गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो चलिए, लास्ट में आर्टिकल में यही बोला जाता है कि आर्टिकल 75, जहां पर हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन कोर है कि एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो हमारी लोकसभा के लिए उत्तरदायी हैं, वो उसके लिए एक तरीके से अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। वो वैल्यू जो है वो क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करवाता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है ना, पार्लियामेंट है ना, एमपी जो है, उनके हाथ में जब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आवर के हाथ बेसिस पे उनके हाथ में जब क्वेश्चन करने की पावर होती है ना, तो डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और गवर्नमेंट की कमियों को कहीं ना कहीं एक्सपोज करते हैं और सजेशन भी देते हैं उन कमियों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक्शन जो है, जहाँ पे क्वेश्चन आवर को हटा दिया गया, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है उसको इरोड करता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी अपना ख़त्म होता है और आज का डिस्कशन भी यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।